पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान की जनता इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी अवेयर हो गई है। काफ़ी अवेयरनेस हो गया है बिकॉज़ सरकार ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए और इसका परिणाम ये हुआ कि आज यदि आप किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल से पूछें कि म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं तो 70 टू 80% लोग कहेंगे कि उनको म्यूचुअल फंड के बारे में पता है। और उन 70 टू 80% लोगों से यदि पूछें कि आप लंप सम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जानते हैं तो उसमें से करीब 90% लोग कहेंगे मुझे एसआईपी पता है। तो जनाब ये म्यूचुअल फंड के बारे में भी 70% लोगों को पता है और उसका 90% यानी टोटल पॉपुलेशन का करीब 60 से 65% के आसपास लोगों को एसआईपी के बारे में भी पता है। और यदि उनसे डिटेल में इस बारे में पूछें तो वो ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में कोई पैसे का जादू होता है कि पैसे आप इन्वेस्ट करें और 3 साल में पैसे दुगने हो जाएंगे। जनाब ये दुगने होते भी हैं, ऐसा नहीं कि ये तथ्य गलत हैं, लेकिन ये आधा सत्य है। हो सकता है कि 3 साल में पैसे दुगने भी हो जाए या हो सकता है 3 साल में पैसे आधे भी हो जाए। और उसी हिसाब से एसआईपी के बारे में यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में यदि बात करते हैं तो वो कहेंगे कि हर महीने एक फिक्स्ड रकम हमको जमा करनी होती है, यही एसआईपी होता है। ये गलत भी नहीं है लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि म्यूचुअल फंड के एरिना में आप बिगिनर्स हैं यानी आप नए नए हैं और आप चाहते हैं एसआईपी स्टार्ट करना, तो एसआईपी स्टार्ट करने के पहले कुछ सावधानियों कुछ जानकारियों को समझना जरूरी है जिससे कि आपको आगे असुविधा ना हो और आप इसमें धोखा ना खाएं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स में चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद हो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो यदि आप बिगनर हैं और आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एसआईपी स्टार्ट करने के पहले आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड का मतलब कि जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं 4-5 महीने का जितना बनता है मंथली एक्सपेंसेस उतना आप कहीं पार करें और उसके बाद यदि आपको लगे कि आपके पास पैसे हैं आप एसआईपी कर सकते हैं, आप एसआईपी करें। इससे होता क्या है कि अभी तो आपके पास पैसे हैं, इमरजेंसी का कोई पता नहीं क्या कब आ जाए और आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी और अचानक 6 महीने के बाद कुछ मेडिकल नीड हो गई, कुछ और ज़रूरतें हो गई तो आपको एसआईपी स्टार्ट करना पड़ता है। तो जनाब जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट और एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट ये लंबे समय में यदि आप करेंगे तभी आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। अदरवाइज हो सकता है बेहतर रिटर्न मिले भी लेकिन ये भी संभावना है कि आप उसमें धोखा खा जाए। तो एसआईपी स्टार्ट करने के पहले इमरजेंसी फंड को जरूर क्रिएट कर लें। अब सवाल ये होता है कि इमरजेंसी फंड जो 4-5-6 महीने का हमने पैसे रखे वो रखूंगा कहाँ? तो आम जनता की तरह आप इसको बैंक के सेविंग डिपॉजिट में रख सकते हैं या थोड़ा सा आप म्यूचुअल फंड के बारे में अधिक अवेयर हैं तो म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में इसको पार करते हैं जहां की सेविंग फंड से थोड़ा सा बेहतर रिटर्न आपको मिल जाएगा। ये आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है, ये आपके अवेयरनेस पर डिपेंड करता है कि उस इमरजेंसी फंड को आप बैंक के सेविंग फंड में रखेंगे या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में रखेंगे। दूसरी जानकारी या सावधानी कि एसआईपी स्टार्ट करने के पहले आप गोल को डिफाइन कर लें। गोल को डिफाइन करने का मतलब एसआईपी स्टार्ट करने के पहले आप अपने आप से पूछें कि ये एसआईपी जो स्टार्ट करेंगे, जो इसका कॉर्पस होगा किस काम के लिए है। हो सकता है आपको मकान बनवाना हो, कार खरीदना हो, वैकेशन के लिए कॉर्पस चाहिए, आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए, बच्चों के मैरिज के लिए चाहिए। तो ये अपने आप से सवाल पूछें कि ये जो 10,000 5,000 रुपये का एसआईपी आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये इसके इस पैसे को क्या करेंगे। जैसे ये मालूम होगा इस पैसे को क्या करना है तब आपको ये समझ में आ जाएगा ये पैसे की जरूरत आपको कब पड़ेगी। मान लीजिए आप 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, एसआईपी स्टार्ट करते हैं, मकान बनवाना है, हो सकता है 10, 12, 15 सालों के बाद पैसे की नीड हो। लेकिन यदि आप 40 साल के हैं और एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं और मकान बनवाना हो तो हो सकता है शायद 3 से 5 वर्षों के बीच ही आपको पैसे की नीड हो। तो ये गोल को डिफाइन कर लें। पहला किस पर्पस है, बेसिक जो गोल को डिफाइन करने का उद्देश्य होता है ये होता है कि इस पैसे का नीड क्या है, बिकॉज टाइम हॉरिजन कितना है आपके पास उसके हिसाब से हम फंड को अलग अलग तरह से सिलेक्ट करते हैं। सो गोल को डिफाइन कर लें। तीसरी सावधानियां ध्यान से देखें, चूज द राइट कैटेगरी और राइट सेगमेंट। आप सही सेगमेंट या सही कैटेगरी को चुनें। सामान्य अवस्था में क्या देखा जाता है कि जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो
इन्वेस्टर के पास जाते हैं और उनको स्मॉल कैप का 20%, 25%, 30% का CAGR या XAR दिखा के कहते हैं, और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं और बिना ये देखे कि ये फंड मेरे लिए बेहतर है कि नहीं है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि आप फंड के परफॉर्मेंस को बाद में देखें, सबसे पहले जो आपके लिए अप्रोप्रिएट कैटेगरी या अप्रोप्रिएट सेगमेंट है उसको आप सेलेक्ट करें। और इसके लिए बेहतर है कि जो जैसे मैंने बताया कि डिफाइन गोल को डिफाइन करेंगे, यानी कितने वर्षों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसके हिसाब से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे शॉर्ट टर्म, जो कि 3 साल से कम वर्षों के लिए आपको पैसे की नीड है, यानी 3 वर्षों से पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो बेहतर है SIP यदि स्टार्ट करना है तो डेट म्यूचुअल फंड में या लिक्विड फंड में आप इसको इन्वेस्ट करें। हालांकि लिक्विड फंड भी डेट म्यूचुअल फंड है, या यूँ कह सकते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन डेट म्यूचुअल फंड या लिक्विड फंड में इसको आप इन्वेस्ट करें यदि आपका पैसे की नीड 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों से पहले ही है। यदि आपके पैसे की नीड यानी मिड टर्म 3 वर्षों से अधिक और 5 वर्षों से पहले होगी, तो कोशिश करें कि इसको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरीज होती हैं। बैलेंस हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड एग्रेसिव होता है, और हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड्स होते हैं। तो कोशिश करें कि आप बैलेंस फंड में या हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड में इसको इन्वेस्ट करें। हाइब्रिड एग्रेसिव में थोड़ा सा इक्विटी का पोर्शन अधिक होता है, तो कोशिश करें कि चूंकि आप बिगिनर्स हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट ना करें। यदि आपका जो टाइम होरिजन है वो 5 साल से अधिक है, यानी लॉन्ग टर्म है, तो आपकी बारी आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कई सेगमेंट्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप। तो चूंकि आप बिगिनर्स हैं, तो बिगनर्स के केस में या तो हाइब्रिड एग्रेसिव या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप SIP कर सकते हैं। थोड़ा सा अनुभव यदि होता है तो आप मिड कैप में भी कर सकते हैं, और उससे भी यदि अधिक अनुभव बढ़ जाती है आपको, तब आप स्मॉल कैप में जाते हैं। लेकिन कैटेगरी के सेलेक्ट करने के टाइम में ये ध्यान रखें कि यदि आप बिगनर हैं तो आप थीमेटिक और सेक्टरल फंड को कतई आप सेलेक्ट ना करें, बिकॉज इसमें परफॉर्मेंस तो काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन जब ये गोता लगाता है, यानी जब इसका डिटोरेशन होता है तो काफ़ी शार्प होता है। तो ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइजेबल है जिनको उस पर्टिकुलर थीम या पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पूरी तरह से जानकारी है। अदरवाइज बिगनर्स के लिए थीमेटिक फंड या सेक्टरल फंड कतई नहीं है, ये आप इसमें कतई इन्वेस्ट ना करें। दूसरी सावधानियां बरतनी है कि जिसमें हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड खुद अपने आप में रिस्की है, उसमें भी से जो अधिक रिस्की है वो स्मॉल कैप है। यानी ये कह सकते हैं कि लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे कम रिस्की है, मिड कैप उससे अधिक है, स्मॉल कैप उससे भी अधिक है, और माइक्रो कैप उससे भी अधिक है। तो कोशिश करें कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जिसमें काफ़ी अधिक रिस्क है, बिगनर्स जो इन्वेस्टर हैं इसमें इन्वेस्ट ना करें। एक और सावधानी है, हालांकि इस सावधानी के बारे में बताऊंगा तो हमारे कई सारे व्यूअर्स हमसे नाराज हो जाते हैं, और सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड विभाग बोलता हूं, और ऐसा इसलिए बोलता हूं कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र नहीं हूं, मेरे पास कोई MFI नंबर नहीं है, मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं करता हूँ। मैं अपने विचार अपने व्यूअर्स तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और उस पर कोई बाइंडिंग नहीं होती है कि हमारे विचारों से वो सहमत भी हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आप कोशिश करें, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप डायरेक्ट प्लान को चूज करें। जैसे मैं डायरेक्ट प्लान के नाम बोलता हूँ, जितने एडवाइजर तरह के व्यूअर्स हैं हमारे, वो हमसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन आप नाराज ना हो, आप ध्यान से सुने। मैंने कहा कि यदि आप कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्ट प्लान को चूज करें, और कंफर्टेबल नहीं है तो रेगुलर प्लान को चूज करें, और जैसा आपका एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर आपको सलाह देता है उसके हिसाब से आप निर्णय लें। क्योंकि इतनी बातें सुनी आपने हमारी, यदि इतनी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा तो हमें लगता है कि आप शायद डायरेक्ट प्लान में कंफर्टेबल होंगे, और आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। नहीं कंफर्टेबल है, कोई बात नहीं। अब आपके मन में एक सवाल होता है कि मैं डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट में जो उसमें खर्चे होते हैं वो डिसाइड करता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो कम होते हैं, और रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होते हैं। यदि एक एवरेज एक्सपेंसेस रेशियो का डिफरेंस देखें हम, तो लार्ज कैप में ये डिफरेंस 1.8% है, मिड कैप में ये 1.11% है, स्मॉल कैप में ये 1.25% है, और फ्लैक्सी कैप में ये 1.17% है। ये एवरेज डिफरेंस है। पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को जब चूज करेंगे, हो सकता है ये डिफरेंस 2% से अधिक का भी हो, 2% से कम का भी हो, 1% से कम का भी हो। ये डिपेंड करता है कौन सा पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया है। सबका एक्सपेंसेस रेशियो अलग होते हैं। हालांकि इसमें जो एवरेज दिखाया हमने तीनों
चारों ही सेगमेंट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में ये 1% के आसपास है। आपको लगता होगा कि 1% का एक्सपेंस रेशियो यदि कम या अधिक हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले बताया, आप जानते भी हैं कि म्यूचुअल फंड में यदि आप बेहतर परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये 10 साल 15 साल आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और 1% का डिफरेंस एक्सपेंसेस रेशियो में, तो जनाब ये 10-12 वर्षों के बाद ये रकम लाखों की हो जाती है। देख लें कि आपको डायरेक्ट प्लान चूज़ करना है या रेगुलर प्लान चूज़ करना है। हालांकि मेरी अपनी राय कि डायरेक्ट प्लान चूज़ करें, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो एवरेज से अधिक रिटर्न दे आप चूज़ नहीं कर सकते। हमने कैटेगरी अपने टाइम हॉरिजन के हिसाब से, रिस्क परसेप्शन के हिसाब से हमने कैटेगरी तो चूज़ कर दिया कि लार्ज कैप, हाइब्रिड, एग्रेसिव या जो भी फंड हमको चूज़ करना है। अब एक सेगमेंट में कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, हमें एक ही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है, तो हमारा फोकस होता है उसके परफॉर्मेंस पे। तो ये ध्यान रखें कि आप 1 साल या 2 साल का परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप उस म्यूचुअल फंड को चूज़ ना करें। आप ऐसे उस पार्टिकुलर सेगमेंट में ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज़ करें जिसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा हो। कंसिस्टेंट रहा हो मतलब लंबे समय तक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी कमी हो, ऑलमोस्ट बराबर रहा हो, वैसे ही फंड को सिलेक्ट करें। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि पिछले 2 साल में तो 25% दिया, लेकिन अगर 10 साल के बाद देखें तो वो 5% दे रहा है, देन वो फंड को हमको सिलेक्ट नहीं करना है। सो कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो है लंबे समय 5 साल, 10 साल, 8 साल के लिए, उसके हिसाब से फंड को सिलेक्ट करें। फंड को सिलेक्ट करते समय ये भी देखें कि उसका जो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो जिसके बारे में बातें की हमने, वो थोड़ा रीजनेबल हो। जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान के जो टोटल एक्सपेंसेस इसमें डिफरेंस है, ये 2% से अधिक हो जाते हैं। सो जो भी प्लान आप ले रहे हैं देख लें कि वो रीजनेबल हो टोटल एक्सपेंसेस रेशियो। तीसरा है कि उस पर्टिकुलर फंड में जो फंड मैनेजर है वो भी ऐसा नहीं है कि पिछले 3 साल में 4 फंड मैनेजर चेंज हो गए, देन हर फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। तो कोशिश करें कि वैसा फंड मिले जिसका फंड मैनेजर लंबे समय से उसमें कंटिन्यू कर रहा है, तो वो शायद बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो नए फंड मैनेजर आएंगे उसका परफॉर्मेंस खराब होगा, लेकिन हमें थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है, बिकॉज लंबे समय का हमने परफॉर्मेंस देखा और देखा कि यही फंड मैनेजर लंबे समय से, तो हमें ये उम्मीद होती है कि आगे भी शायद ये इसी तरह से परफॉर्म करेगा। तो इस पर ध्यान रखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बिगनर्स के लिए कि बिगनर्स जो फंड को सेलेक्ट करते हैं, कहीं आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लिया, कहीं यूट्यूब पे देख लिया, किसी फ्रेंड्स ने बता दिया, कोई किसी एडवाइज़र ने बता दिया, तो होता क्या है कि जिससे जिससे बताते हैं हम और हमें उस पर भरोसा होता है, तो हम कई एसआईपी स्टार्ट कर लेते हैं। और कई एसआईपी स्टार्ट करने में 2 चीज़ें होती हैं। कभी कभी एक ही सेगमेंट के कई एसआईपी, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप के किसी पार्टिकुलर फंड को हमने कहा, किसी दूसरे फंड ने स्मॉल कैप सेगमेंट के ही पार्टिकुलर फंड को किसी और फंड को कह दिया। तो इस हिसाब से आपने देखा कि स्मॉल कैप या लार्ज कैप या मिड कैप किसी पार्टिकुलर सेगमेंट में एक से अधिक हम एसआईपी स्टार्ट कर लेते हैं। जनाब ये ऐसा कभी ना करें, बिकॉज यदि एक ही सेगमेंट में करेंगे तो ये ओवरलैपिंग होगा और जो डाइवर्सिफिकेशन का आपका एडवांटेज मिलेगा इस केस में कभी नहीं मिलेगा। अब ये ध्यान रखें कि एक सेगमेंट में एक ही एसआईपी और टोटल एसआईपी 2, 3, 4 ही रखें, इससे अधिक आप ना रखें। बिकॉज कि ऐसा ना कि हमने कह दिया एक एसआईपी, आपने किसी और फ्रेंड ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया और किसी एक्सपर्ट ने कह दिया, तो आप करते करते मालूम होगा कि कई एसआईपी शुरू कर दे। और इससे होता क्या है कि यदि कई एसआईपी शुरू कर पाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लार्ज कैप का भी लिया, लार्ज एंड मिड कैप का भी लिया, मिड कैप में भी लिया। अब देखें इन, हालांकि एसआईपी तो 3 ही है, लेकिन इसकी ओवरलैपिंग जो है इट इज मोर देन 60 to 70% हो जाएंगी। तो जनाब आपके नाम पे करेंगे 3 तरह के एसआईपी, डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, लेकिन एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन ये नहीं होता है। सो कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। ओवरलैपिंग बता दिया कि 60 से 70% तक हो जाएगा। और तीसरा होता है कि इसको प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर सकते आप। तो ध्यान रखें एसआईपी 2, 3, 4 ही रखें आप बिगनर्स के लिए। जब आगे आगे अनुभव होगा तो एसआईपी बढ़ा सकते हैं, फिर भी 5 एसआईपी से अधिक जो एक्सपर्ट है इसकी सलाह नहीं देते हैं। ये सब जब करेंगे, ये तो बताया टेक्निकल चीज़ें कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप जब किसी भी पर्टिकुलर फंड को सिलेक्ट करेंगे, आप फोलियो खोलेंगे तो उसके लिए केवाईसी का डिटेल आपको देना पड़ता है। नॉमिनी अपडेट जरूर करा लें, बैंक का डिटेल अपडेटेड रखें। हालांकि आज के दिन में बिना नॉमिनी के कोई फोलियो नहीं खुलता है। आपको या तो नॉमिनी ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट फॉर्म देना पड़ता है। इसका मतलब कि यदि आपको नॉमिनी देना है तो नॉमिनी का नाम दीजिए, और यदि आप नॉमिनी का नाम नहीं देना चाहते हैं तो आपको नॉमिनी ऑप्ट आउट फॉर्म भरना पड़ेगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करते हैं। पहला मिस्टेक्स है कि एसआईपी स्टार्ट करते हैं बिना कोई गोल के। स्टार्ट द एसआईपी विदाउट एनी गोल।
गोल को डिफाइन जरूर कर लें, बिकॉज गोल डिफाइन नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। ये सब डिसाइड होता है आपके टाइम हॉरिजन के हिसाब से कि पैसे आपको क्या चाहिए, तो इसलिए गोल को डिफाइन जरूर कर लें। दूसरी गलतियां जो करते हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में कोई जादू होता है, पैसे डालो 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में पैसे दुगने हो जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने पैसे लगाए या कल से वो बढ़ना शुरू हो जाए। जनाब, आप यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपके पैसे स्टॉक मार्केट में लग रहे हैं, और स्टॉक मार्केट वन वे कभी नहीं चलता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, और जैसा ही स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे जाता है आपका फंड का परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से होता है। तो जब मार्केट करेक्ट कर रहा हो यानी डाउनफॉल मार्केट हो, तो उसमें देखते हैं कि आपका रिटर्न या तो काफ़ी कम हो रहा है या निगेटिव में चला गया, तो हम घबरा के एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं। जनाब, जब भी मार्केट करेक्ट हो, लगे कि परफॉर्मेंस नेगेटिव में जा रहा है या कम दे रहा है, तो उसको स्टॉप कभी ना करें। ये माने कि करेक्शन जब हो रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ये ऊपर भी जाएगा, जब करेक्शन हो रहा है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि यूनिट्स जो है म्यूचुअल फंड की वो सस्ते में मिलेगा, बिकॉज मार्केट करेक्ट हो रहा है। कल फिर ऊपर जाएगा तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस शो करेगा। सो ध्यान रखें, करेक्शन के टाइम में, मार्केट करेक्शन के टाइम में एसआईपी को स्टॉप कभी ना करें। एक गलती और करते हैं, जैसे मैंने बताया कि गोल डिफाइन करें। आपके पास मान लीजिए 6 महीने, साल भर या 2 साल के लिए ही पैसे हैं आपके, 2 साल के बाद पैसे चाहिए होगा आपको, तो जब पैसे आपको 2 साल में ही चाहिए होगा तो वो कोई जरूरी नहीं है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, आप डेट फंड में कर लें, लिक्विड फंड में कर लें। सो ये ध्यान रखें, यदि पैसे जल्दी चाहिए आपको तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। किसी के सलाह पे आंख मूंद के आप किसी को कॉपी ना करें, बिकॉज खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो भी एडवाइजर आते हैं उनका सबका अपना अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, या यूट्यूब पर भी जो आप मोस्टली वीडियो देखते हैं उनका भी कुछ न कुछ तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। बहुत कम सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं, वो चाहते हैं कि जो ज्ञान उनको है वो आम लोगों तक पहुंचाए, ऐसे कम लोग मिले। तो ध्यान रखें, किसी को ब्लाइंडली कॉपी ना करें, अपनी अकल लगाएं और लॉजिकली डिसीजन लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये सारी बातें बिगनर्स के लिए हो रही है, और आपने डिसाइड कर लिया है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे एसआईपी के थ्रू, तो सबसे पहले आप पैसिव फंड में यानी इंडेक्स फंड में अपना एसआईपी स्टार्ट करें, और इंडेक्स फंड के लिए निफ्टी 50 या लार्ज कैप का कोई और दूसरा इंडेक्स फंड है उसमें आप इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड में होता क्या है कि आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से ही चलेगा। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में क्या होता है कि हो सकता है कि वो आपके इंडेक्स से काफ़ी बेहतर रिटर्न भी दे, लेकिन ये भी संभावनाएं हैं कि वो उससे खराब रिटर्न दे। तो बेहतर है सबसे इनिशियली आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, और फ्लैक्सी कैप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या लार्ज एंड मिड कैप में भी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ध्यान रखें, यदि बिगनर हैं तो पहला प्रायोरिटी इंडेक्स फंड, लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 हो या कोई और इंडेक्स फंड हो। लेकिन ध्यान रखें कि स्मॉल कैप या मिड कैप में इनिशियली कभी इन्वेस्ट ना करें। यदि आपको अनुभव हो जाएगा उसके बाद आप मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज होने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो मैंने वीडियो के बीच में ही बताया कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूँ, मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मैंने कोई सेबी के एग्जाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास नहीं किए हैं, मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई क्लासेस म्यूचुअल फंड पे नहीं चलते। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि आप मेरे विचारों से सहमत क्यों नहीं हैं। थैंक यू।